Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is IS Point and this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अलॉन्ग विथ यूपीएससी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सेट नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप सेट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। और आपको यहाँ पर हम बेसिकली ये सिखाते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है और कैसे आपको स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हुए फिर करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन एंड देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स कौन से हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द सतलज रिवर अपॉन विच द श्रोंगटोंग कारचम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड enters India from Tibet through which of the following mountain passes? So here we are talking about the Satluj river and we have to tell कि वो इंडिया में एंटर करती है from तिब्बत किस माउंटेन पास से गुजर कर। ऑप्शन है शिपकीला, जलेपला, लिपुलेख पास एंड नाथुला पास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज़ शिपकीला पास, क्योंकि ये एक माउंटेन पास है जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर लोकेटेड है और इसी की हेल्प से सतलज रिवर इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जलेपला और लिपुलेख जो पास हैं ये अलग अलग हैं सारे, क्योंकि जलेपला और नाथुला पास जो हैं ये माउंटेन पासेस हैं जो कि सिक्किम में लोकेटेड हैं। एंड ये जो हमने बात करी शिपकीला पास की, ये हिमाचल प्रदेश में है। एंड अगर हम बात करेंगे लिपुलेख पास की, तो ये आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड स्टेट में है। प्राइमरली ये लेक यूज़ होती है फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है। तो यहाँ पर सतलज रिवर की हम बात कर रहे थे, तिब्बत से आती है, इंडिया के अंदर एंटर होती है फ्रॉम दिस शिपकीला पास, ओके। ना यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स देखते हैं जो हमने बात की। शिपकीला के बारे में बात करेंगे तो शिपकीला हिमाचल प्रदेश को इंडिया के अंदर कनेक्ट करता है तिब्बत के साथ, जो कि चाइना में है, ठीक है। एंड सतलज रिवर इसी से इंडिया के अंदर एंटर होती है। ये वन ऑफ द हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पासेस है हिमालयाज़ में। देन मैंने बात करी जलेपला पास की, तो ये एक माउंटेन पास है जो कि सिक्किम में लोकेटेड है नियर द इंडो चाइना बॉर्डर। एंड ये पास अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो काफ़ी एफिशिएंट रहा है, इसको ट्रेड के लिए यूज़ किया गया बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, ठीक है। और ये जो जलेपला से पास है हमारा, ये सिचुएटेड है कितनी हाइट पर, 4267 मीटर्स पर, ओके। देन यहाँ पर हमने देखा नाथुला पास, तो ये इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम को कनेक्ट करता है तिब्बत के चुम्बी वैली के साथ में, ठीक है। एंड ये पास रीओपन किया गया फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 2006। बहुत दिनों से बंद होने के बाद नाथुला हमारा स्ट्रैटेजिक बॉर्डर पास है ऑन द सिल्क रोड रूट एज वेल, ओके। देन हमने बात करी लिपुलेख पास की, तो ये एक्सेस प्रोवाइड करता है हमारे कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज रूट के लिए। एंड ये जो पास है ये लाई करता है एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड नेपाल, ठीक है। लिपुलेख पास कहाँ पर है, उत्तराखंड स्टेट में है और इसकी जो हाइट है वो लगभग 5000 मीटर्स है, ओके। तो ये डिफरेंट पासेस हैं अलग अलग स्टेट्स में। यहाँ पर हम सतलज रिवर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो ये इंडिया के अंदर एंटर होती है फ्रॉम तिब्बत विद द हेल्प ऑफ दिस शिपकीला पास, ओके। Now moving to next question. Consider the following hydroelectric projects and you have to tell which of the above are located specifically on this Satluj river, जिसके बारे में हमने पीछे बात करी है। फर्स्ट है यहाँ पर नथवा जाकरी, सेकेंड है भाखरा नंगल, थर्ड है कारचम वांगटू और फोर्थ है यहाँ पर चामेरा। तो यहाँ पर जो नाफ्ता झाकरी और भाखरा नंगल, इसके अलावा कारचम वांगटू, ये सारे के सारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आपको सतलज रिवर पर मिल जाएंगे। लेकिन ये जो आपका कामेरा प्रोजेक्ट है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द रावी रिवर एंड नॉट ऑन द सतलज रिवर, ठीक है। तो नाफ्ता झाकरी आपका 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, भाखरा नंगल आपका आइकॉनिक डैम सिस्टम है एंड यहाँ पर करचम वांगटू आपका सिचुएटेड है किन्नौर में ऑन द सतलज रिवर। यहाँ पर सिर्फ फोर्थ जो है वो ऑड वन आउट हो गया, 1 2 3 यहाँ पर बिल्कुल सही थे। आंसर इज ए ऑप्शन, 1 2 एंड 3 ओनली, ओके। ना और थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं। सतलज रिवर हमने देखा पीछे कि ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द तिब्बत और यहाँ की एक लेक है जिसका नाम है रक्षस्थल और यहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब रीजन एज वेल। ये रिवर फ्लो होती है थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान और बाद में जाके इंडस रिवर में मर्ज हो जाती है, ठीक है। देन हमने यहाँ पर बात करी नथवा झाकरी की,
तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इन इंडिया बेस्ड ऑन पावर जनरेशन। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मैंने आपको अभी बताया 1500 मेगावाट है एंड ये प्रोजेक्ट 2004 में कमीशन हुआ था एंड इट लाइज इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर भाखरा नांगल। तो भाखरा नांगल डैम जो है ये सतलज रिवर पर बना है, कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में। ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट ग्रेविटी डैम्स इन द वर्ल्ड एंड ये जो डैम है ये फॉर्म करते हैं गोबिंद सागर रिजर्वायर को। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पर बात करी कामेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है? रावी रिवर पर है इन हिमाचल प्रदेश स्टेट। मल्टीपल इसमें स्टेजेस हैं विद अ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ मोर देन 300 मेगावाट एंड जो फर्स्ट स्टेज था इस प्रोजेक्ट का वो 1994 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ फोर्थ वाला ऑड वन आउट था, 1 2 3 बिल्कुल परफेक्ट थे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, Which of the following are considered as the neglected tropical diseases by the World Health Organization? इनमें से कौन सी बीमारियां हैं जिनको NTD डिक्लेयर किया है WHO ने? Select the correct option. The first one is कागज डिजीज। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ पैरासिटिक डिजीज़ और ये प्रोटोजोआ की वजह से कॉज होती है। प्राइमरीली ये एंडेमिक एरियाज ऑफ 21 कॉन्टिनेंटल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसको निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डिक्लेयर किया था WHO ने। सेकेंड है ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ट्यूबरक्यूलोसिस एक मेजर ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है ऑल्दो, और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डाला है अपने मेजर इन्फेक्शियस डिजीज़ की कैटेगरी में, ना कि निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में। ठीक है, और ये जो एंटिटीज़ होती हैं टिपिकली ये दुनिया के पोरेस्ट पॉपुलेशन को इफेक्ट करती हैं इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़, जहाँ पर क्लीन वाटर और सैनिटेशन का जो एक्सेस है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। ठीक है, तो ट्यूबरक्यूलोसिस यहाँ पर गलत हो जाएगा। थर्ड है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो ये जो बीमारी है इसको आप कॉमनली एलिफेंटियासिस भी कहते हैं एंड ये पैरासाइट की वजह से कॉज होती है। कौन से पैरासाइट इसमें इन्वॉल्व होता है? तो दिस इज नेमाटोड, ये राउंड वर्म भी इसको कहते हैं। ऑल्सो इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटोज। ठीक है, तो ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम को इम्पेयर करते हैं। तो थर्ड बिल्कुल सही है, इसको भी निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में डाला है WHO ने। एंड द फोर्थ वन हियर इज लीशमैनियासिस। तो ये जो बीमारी है इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन पैरासाइट्स एंड ये इन्फेक्टेड फीमेल सैंडफ्लाइज की बाइट से ट्रांसमिट होती हैं। मैनिफेस्ट करते हैं ये 3 मेन फॉर्म्स में। फर्स्ट है यहाँ पर विसरल, सेकेंड है क्यूटानियस एंड द थर्ड वन इज म्यूकोक्यूटानियस। ठीक है, तो ये भी एक तरह से निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है आपकी WHO की कैटेगरी में। तो सेकेंड वाला सिर्फ यहाँ पर एलिमिनेटेड है क्योंकि TB को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है मेजर इन्फेक्शियस डिजीज़ की कैटेगरी में, ना कि NTD में। ठीक है, तो सेकेंड वाला सिर्फ एलिमिनेट हो जाएगा। योर आंसर हियर इज बी ऑप्शन। 1 3 and 4 ओनली इज द राइट आंसर। ओके, now talking about some keywords that we have discussed in this question. First of all, what is this Chagas disease? तो ये जो डिजीज़ है ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है मेनली बिकॉज ऑफ बग्स। ओके, एंड मेन रिजर्वायर होस्ट इसके वाइल्ड मैमल्स माने जाते हैं एंड इट कैन कॉज हार्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लिकेशंस एज वेल। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो ये इसमें 3 स्पेशीज इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरली इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स, एनोफिलीज एंड एडिस मॉस्किटो स्पेशीज। इसमें आपको सीवियर स्वेलिंग देखने को मिलेगी कॉमनली इन लेग्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस, हमने पीछे डिस्कस किया। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट लीशमैनियासिस। सो इट इज़ एंडेमिक प्राइमरली हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में, एंड ऑफन ये फेटल भी होते हैं इफ़ अनट्रीटेड एंड इट अफेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हमारे स्प्लीन और लीवर वाले पार्ट्स हो गए। ठीक है, फिर हमने बात करी थी TB की। तो ट्यूबरक्यूलोसिस जो है मोस्टली आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ लंग्स को इफेक्ट करता है, बाकी के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको भी ये इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका एलिमिनेट था। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही थे। Moving to fourth question, Ines Throop, which was deployed to monitor the Arabian Sea, is primarily classified as which of the following? Ines Throop जो पिछले दिनों न्यूज़ में था, आपको बताना है कि ये किस टाइप का हमारा शिप है। ठीक है, तो आइनेस ध्रुव हमारा इंडिया का पहला स्पेशलाइज्ड वेसल है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर जो भी इनकमिंग मिसाइल्स आते हैं एंड सेटेलाइट लॉन्चेस होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो इंडिया ऑपरेट करता है एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, जैसे कि हो गया हमारा आईएनएस विक्रमादित्य और इसके अलावा आईएनएस विक्रांत वगैरह, एंड न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी अरिहंत और अकूला क्लासेस को। आईएनएस ध्रुव का प्राइमरी रोल यहाँ पर क्या होता है लेकिन ओशन सर्वेलांस एंड मिसाइल ट्रैकिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हियर करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, राइट। तो आईएनएस ध्रुव न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज इट वॉज रिसेंटली डिप्लॉयड टू मॉनिटर आवर अरेबियन सी। ओके,
एंड आईएनएस ध्रुव जो है इसमें बहुत एडवांस्ड रडार सिस्टम्स मौजूद होते हैं फॉर अर्ली मिसाइल डिटेक्शन, एंड ये शिप सपोर्ट करता है इंडिया के स्ट्रैटेजिक डिफेंस को सैटेलाइट लॉन्चेस को मॉनिटर करके, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करेंगे तो आईएनएस विक्रमादित्य जो है ये हमारा मॉडिफाइड कीव क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक्वायर्ड फ्रॉम रशिया। एयरक्राफ्ट कैरियर सर्व करते हैं एज मोबाइल एयर बेसेस एट सी फॉर लॉन्चिंग द फाइटर जेट्स। आईएनएस विक्रांत इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसको हमने 2022 में कमीशन किया था। देन हम यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन्स की अगर बात करेंगे तो अरिहंत क्लास जो हमारी है, अरिहंत क्लास ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। एंड न्यूक्लियर सबमरीन्स कैन रिमेन सबमर्ज्ड फॉर मंथ्स विदाउट सरफेसिंग, ये इनकी खासियत होती है। इसके अलावा जो अकूला क्लास की हमारी सबमरीन्स हैं दे आर ओरिजिनली डेवलप्ड बाय रशिया एंड ऑपरेटेड बाय इंडिया, ठीक है। देन यहाँ पर मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम्स की हमने बात करी तो मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम्स जो हैं इसमें आप रडार का यूज़ करते हैं एंड साथ ही इंफ्रारेड टेक्नोलॉजीज़ का मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए। इससे आपको अर्ली वार्निंग मिलेगी टू स्टॉप द मिसाइल इंटरसेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, आईएनएस ध्रुव इज आवर ओशन सर्विलांस इन मिसाइल ट्रैकिंग शिप, ओके। Moving to fifth question, which of the following pairs of Indian naval assets and their roles are correctly matched? We have to identify कौन सा पेयर सही है। The first one is INS Arighat. Is it a nuclear powered ballistic missile submarine? Perfectly fine. Second is INS Vikramaditya. Is it a aircraft carrier? Yes, perfectly fine. The third one is INS Mormugaon, guided missile destroyer. Yes. And the fourth one is INS Dhruv, missile tracking vessel. So all of the given pairs are correct. Okay. Select the correct option. Your answer is D option 1, 2, 3 and 4. सारे ही पेयर्स यहाँ पर सही थे। जो असेट दिए गए हैं और जो उनका रोल दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सम कीवर्ड्स। यहाँ पर हमने बात करी आईएनएस आर्यघाट की। ये इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। साथ ही ये एडवांसमेंट है हमारे अरिहंत क्लास के सबमरीन्स का। एंड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की बात करेंगे तो ये प्राइमरली सर्व करते हैं फॉर न्यूक्लियर डेटरेंस, ठीक है। देन यहाँ पर है सेकेंड आईएनएस विक्रमादित्य। तो ओरिजिनली ये रशियन कीव क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर थी एंड एक्सटेंसिवली इनको रिफर्बिश किया गया बिफोर ज्वाइनिंग द इंडियन नेवी इन 2013। एंड ये जो कैरियर हैं ये ऑपरेट करते हैं MiG-29 के फाइटर जेट्स को ऑन बोर्ड, ठीक है। देन यहाँ पर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की हमने बात करी तो दे आर इक्विप्ड विथ सरफेस टू एयर एंड सरफेस टू सरफेस मिसाइल एंड इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं जैसे कि एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड असॉल्ट ड्यूटीज़। तो इंडिया का जो कोलकाता क्लास का डिस्ट्रॉयर है दिस इज़ द मॉडर्न इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। नेक्स्ट हमने बात करी मिसाइल ट्रैकिंग वेसल की। तो ये वेसल्स मॉनिटर करते हैं मिसाइल टेक्स्ट फ्लाइट्स को एंड ट्राजेक्ट्रीज को एज वेल। आईएनएस ध्रुव जो है वो इक्विप्ड है विथ एडवांस रडार एंड टेलीमेट्री सिस्टम फॉर ट्रैकिंग एंड ये डेफिनेटली ये जो वेसल्स हैं ये इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो सारे ही पेयर्स यहाँ पर करेक्टली मैच थे। योर आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2, 3 and 4। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड देयर एसोसिएटेड रिवर्स आर करेक्टली मैच्ड? लेट्स चेक। द फर्स्ट वन इज एतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोदावरी रिवर। तो ये बिल्कुल सही है, इट इज़ एसोसिएटेड विथ गोदावरी रिवर। सेकेंड इज द कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड द एसोसिएटेड रिवर गिवन इज रामगंगा रिवर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज दिस कॉर्बेट नेशनल पार्क लाइज अलॉन्ग द रामगंगा रिवर। The third one is Kaziranga National Park and the associated river given is Brahmaputra River, perfectly fine. And the fourth one is Panna National Park, Ken River. So all of the given pairs are perfectly fine, okay? Answer is D option 1, 2, 3 and 4. So basically जो भी protected areas दिए गए थे इनके साथ जो भी associated rivers का नाम दिया गया है ये सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज़ में जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये हमारा ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1936 में। देन काजीरंगा नेशनल पार्क ये बहुत ही फेमस है फॉर हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वन हॉर्न राइनोज। देन यहाँ पर हमने बात करी एतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारी जो कि तेलंगाना में है, ठीक है। देन रिवर्स पर आएंगे तो गोदावरी रिवर जो है ये हमारी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की आफ्टर द गंगा। एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये फ्लो करती है थ्रू चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश एंड फाइनली ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। केन रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सो हियर ऑल ऑफ द गिवन पेयर्स वर करेक्टली मैच्ड, ओके। The next one is the Viswas scheme, often associated with the Ministry of Social Justice and Empowerment, primarily aims to provide which of the following? Here we are talking about Viswas scheme. First of all, what is the full form? So the full form here is वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता, ठीक है। सो ये एक तरह की
इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट्स पर डिस्काउंट मिलता है फॉर द लोन्स जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लेते हैं या फिर कोई भी इंडिविजुअल्स इफ़ दे बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइन। तो विश्वास स्कीम का पर्पस यहाँ पर क्या हो गया, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम ओबीसी एंड एससी कैटेगरीज। कैटेगरी का नाम याद रखिएगा, कौन कौन सी कैटेगरीज के अंडर में ये लोन में बेसिकली डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करते हैं। सो हियर करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। एंड यहाँ पर जो विश्वास स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो स्कीम है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ज़्यादातर टारगेट करती है एंड इट सपोर्ट्स द फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहाँ पर लोन रिपेमेंट बर्डन कम कर दिया जाता है, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट की हमने बात करी तो ये हिस्टोरिकली डिसएडवेंटेज कम्युनिटीज़ माने जाते हैं इंडिया के अंदर, दैट्स वाई दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो ऐसी कैटेगरी है इसमें ऐसे ग्रुप्स आते हैं जो कहीं ना कहीं सोशल डिस्क्रिमिनेशन या फिर अनटचेबिलिटी का शिकार होते हैं। तो रिजर्वेशंस दिए जाते हैं उनको एजुकेशन के सेक्टर में, साथ ही जॉब्स के सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। देन वी टॉक्ड अबाउट ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये सोशली और एजुकेशनली डिसएडवेंटेज्ड क्लासेस हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। इसमें ओबीसीज को रिजर्वेशन दिया जाता है इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड हायर एजुकेशन में भी टू प्रमोट इक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा कमीशन है जो ओबीसी के साथ रिलेटेड है, दिस इज़ द मंडल कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ओबीसी के स्टेटस को इंडिया में डिफाइन करने के लिए, राइट। नाउ आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो ये इनफॉर्मल तरीके के फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, यूजुअली फॉर्म्ड बाय द वुमेन इन रूरल इंडिया, और ये सेविंग्स को प्रमोट करते हैं, साथ ही लो कॉस्ट लोन्स को प्रोवाइड करते हैं टू द मेंबर्स, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन द लोन्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड द इंडिविजुअल्स फ्रॉम ओबीसी एंड एससी कैटेगरीज। Moving to next question, consider the following schemes and how many of the above are administered by Ministry of Social Justice and Empowerment for the welfare of backward classes. We have to tell कि इसमें से कौन कौन सी स्कीम है जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए डेवलप की गई थी। फर्स्ट है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर दक्ष स्कीम, फुल फॉर्म क्या है, तो प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न पनहित योजना, और ये एक फ्लैगशिप स्किलिंग स्कीम थी इस मिनिस्ट्री की। इसके अंडर में ओबीसीज़ को, ईबीसीज़ को और डीएनटीज़ को, साथ ही यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट को टारगेट किया गया था, जिससे कि कॉम्पिटेंसी इन्हांस हो सके फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सीड जो स्कीम है इसका फुल फॉर्म क्या है, द स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज़, एंड ये फोकस करते हैं हमारे डी नोटिफाइड यानी डीएनटीज़, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को, ठीक है, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को। तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये मोस्ट सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड होती हैं, क्योंकि इसीलिए ये स्कीम पिलर है मिनिस्ट्री के वेलफेयर स्ट्रेटजी का फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही था। थर्ड है यहाँ पर स्माइल, तो फुल फॉर्म क्या होता है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इसमें हम कवर करते हैं स्माइल स्कीम में ट्रांसजेंडर पर्सनस को एंड ऐसे पर्सनस जो कि कहीं ना कहीं बेगिंग में इंगेज होते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप्स हैं इनको कैटेगराइज किया गया अंडर द मिनिस्ट्रीज मैंडेट फॉर द वेलफेयर ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज श्रेयस स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में श्रेयस एक अम्ब्रेला स्कीम है। स्पेसिफिकली ये डिज़ाइन की गई है एससी एंड ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फ्री कोचिंग दी जाती है वहाँ के स्टूडेंट्स को, और इसके अलावा टॉप क्लास की एजुकेशन एससीज को दी जाती है। नेशनल फेलोशिप भी क्रिएट की गई थी ओबीसीज के लिए। डायरेक्टली बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये सपोर्ट करता है बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर को थ्रू हायर एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारी की सारी स्कीम्स जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आती हैं, एंड ये सारी स्कीम्स बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए हैं, ठीक है। आंसर इज डी ऑप्शन ऑल फोर, ओके। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स एक बार देख लेते हैं। पीएम दक्ष के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली। इस स्कीम का पर्पस क्या था, कॉम्पिटेंसी को इन्हांस करना फॉर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज वेज एम्प्लॉयमेंट। ये फ्लैगशिप स्किलिंग प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का। देन हमने यहाँ पर बात करी थी एक टर्म की जिसका नाम है डीएनटीज़। ये क्या होते हैं, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, एंड इनको लिस्ट किया गया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, बट लेटर इट वाज डी नोटिफाइड। नोमैडिक ट्राइब्स यहाँ पर ट्रेडिशनली क्योंकि मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस रादर दैन सेटिंग परमानेंटली, एंड डीएनटीज़ सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं
और साथ ही ये गवर्नमेंट वेलफेयर के टारगेट्स भी होते हैं, गवर्नमेंट इनके बारे में बहुत ध्यान देती है, ठीक है। देन हमने बात करी ट्रांसजेंडर वेलफेयर की, तो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 लीगली तरीके से प्रोटेक्ट करता है ट्रांसजेंडर के राइट्स को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था ट्रांसजेंडर पीपल को एज अ थर्ड जेंडर किस ईयर में, 2014 में, ठीक है। और तब से डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स आती रहती हैं ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग, जैसे कि उनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर, साथ ही लाइवलीहुड सपोर्ट के लिए भी, ठीक है। Now moving to question number 9. In the context of the electric vehicle value chain, which of the following minerals are considered as the critical minerals that are essential for lithium-ion battery manufacturing? आपके ऑप्शंस हैं लिथियम, कोबाल्ट, निकल एंड ग्रेफाइट। सो सारे के सारे मिनरल्स वाइटल कंपोनेंट्स या फिर आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आपके कैथोड्स और एनोड्स के तौर पर यूज़ करने के लिए मॉडर्न लिथियम आयन ईवी बैटरीज में, ठीक है। तो दे आर लिस्टेड एज क्रिटिकल मिनरल्स ड्यू टू देयर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन इंडियाज ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4, सारे ही बिल्कुल सही हैं। सबको हम कंसीडर करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ना यहाँ पर थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। लिथियम के बारे में बात करेंगे तो ये लाइटेस्ट मेटल है, साथ ही लीस्ट डेंस सॉलिड एलिमेंट है। वाइडली हम इसको यूज़ करते हैं रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज में फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईवीज। इसको हम मेनली एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द ब्राइन पूल्स एंड द मिनरल ओर्स, जैसे कि स्पोडियोमीन हो गया, ठीक है। देन कोबाल्ट के बारे में बात करेंगे तो ये हार्ड लश्रस सिल्वर ग्रे मेटल है। मेनली आप इसको DRC में पाएंगे, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश में मिलेगा आपको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिथियम आयन बैटरी कैथोड्स के लिए, क्योंकि इससे एनर्जी डेंसिटी और स्टेबिलिटी आपकी इंप्रूव होती है। और कोबाल्ट इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस द सुपर अलॉयज जेट इंजन्स और मैग्नेट्स के लिए, ठीक है। द निकल की हम बात करेंगे तो ये कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है। कॉमनली आप इनको यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन में। निकल रिच कैथोड्स जो होते हैं वो बैटरी की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, साथ ही एनर्जी स्टोरेज को बढ़ाते हैं हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इंडोनेशिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है निकल ओर का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट फॉर्म है कार्बन का, जहाँ पर जो एटम्स के लेयर्स होते हैं वो अरेंज होते हैं हेक्सागोनल लैटिस में, ठीक है। और नेचुरल और सिंथेटिक ग्रेफाइट्स को यहाँ पर यूज़ किया जाता है एज द एनोड मटेरियल्स इन द लिथियम आयन बैटरीज, ओके। लार्जेस्ट नेचुरल आपको ग्रेफाइट के रिजर्व्स मिलेंगे, वो कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, तो चाइना और मंगोलिया जैसी कंट्रीज़ में, फाइन। तो हियर द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4, सारे ही क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि ज़रूरी हैं आपके लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में। Question number 10 is arrange the following in descending order of their value in India's financial year 26 trade। इस साल का जो हमारा ट्रेड था उसमें आपको इनकी वैल्यूज़ के हिसाब से इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। लेट्स सी देयर वैल्यूज़। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी थी, $442 बिलियन, ठीक है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स देखेंगे तो इनकी वैल्यू थी $418 बिलियन। देन कम्स द मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स, इनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है $775 बिलियन। एंड लास्ट वन इज सर्विसेज इम्पोर्ट्स, तो इनकी वैल्यू है $204 बिलियन। अब आप इनको अरेंज कर सकते हैं। द फर्स्ट पोजीशन कम्स विथ मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स, थर्ड मीन्स इसके बाद सेकेंड पर आता है आपका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 1, देन आफ्टर दैट कम्स द सर्विसेज एक्सपोर्ट एंड फाइनली इट कम्स द सर्विसेज इम्पोर्ट्स। 3, 1, 2, 4 इज द परफेक्ट पेयर। हियर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। सो अगर आपको वैल्यूज़ यहाँ पर थोड़ा सा पता होती, थोड़ा बहुत भी, तो फिर आप इनको आंसर कर सकते थे। देखिए इंडिया का जो फिस्कल ईयर है वो अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च तक चलता है। मर्चेंडाइज इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मतलब इसमें सारे के सारे फिजिकल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है जो हमने दूसरे कंट्री से लाए हैं, ठीक है। और ट्रेड बैलेंस डिफरेंस बताता है बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड द इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। देन मर्चेंडाइज ट्रेड एक टर्म होता है, इसका मतलब क्या है कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हम किन चीज़ों को कहते हैं, तो सारे के सारे जो टेंजिबल गुड्स हैं दैट आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज़, इनको हम कहते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। याद रखिएगा चाइना इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर एज ऑफ रिसेंट ईयर्स एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करता है ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड रूल्स को, ठीक है। देन यहाँ पर हमने बात करी सर्विस ट्रेड की, तो सर्विस एक्सपोर्ट्स जो आपके होते हैं इसमें आपको इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना होता है, जैसे कि IT एंड फाइनेंस, ठीक है। इंडिया लीडिंग ग्लोबल एक्सपोर्टर है IT एंड बिजनेस सर्विसेज का, एंड सर्विस सेक्टर ऑफन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी GDP में दैन मर्चेंडाइज इन मेनी इकोनॉमीज, ठीक है। तो यहाँ पर करेंसी एंड ट्रेड वैल्यूज़ की बात करेंगे तो ट्रेड वैल्यूज़ आर ऑफन रिपोर्टेड इन US डॉलर फॉर ग्लोबल कंपैरिजन। एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं ये इम्पैक्ट डालते हैं हमारे नॉमिनल वैल्यू ऑफ ट्रेड पर। तो ये सारे टर्म्स थोड़े थोड़े आपको पता होने चाहिए, ये सारे टर्म्स इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, ठीक है। हियर करेक्ट आंसर वाज ए ऑप्शन 3, 1, 2, 4 बिकॉज ऑफ देयर वैल्यू।
सो फ्रेंड्स, दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स फॉर टुडे. आई रियली होप कि आपने सेशन को पसंद किया होगा एंड डेफिनेटली आपने काफ़ी कुछ नया ज़रूर सीखा होगा. इन केस यू फील दैट समथिंग यू हैव लर्न टुडे दैट वाज न्यू, तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा. साथ ही आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं. सेट नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, एंड हम लोग डेली बेसिस पे इस तरह ये सेशंस कंटिन्यू करते रहेंगे. ओके, तो लेट्स मीट again tomorrow. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel.